ओके भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का। गदर 2। जब आप इस पिक्चर का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? मैं जानता हूँ मेरे दिमाग में भी वही आती है जो आप सबके दिमाग में आती है, हैंडपंप और सनी पाजी। लेकिन इस वीडियो से मैं आपके दिमाग के कुछ इल्यूजन्स को क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि जब आप इस पिक्चर को देखने जाओ तो आपको वैसा फील ना हो जैसा मेरे को फील हो रहा है, एकदम स्कैम्ड। क्योंकि इस पिक्चर में सनी पाजी उतनी मात्रा में है नहीं जितनी हमको बताया गया है। तो सबसे पहली बात तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज एक्चुअली में गदर 1 की कथा को कंटिन्यू करता है इन अ वे। मतलब तारा सिंह जो है वो एकदम खुशहाल तरीके से अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में रह रहा है। उसका लड़का जीते जो है वो बड़ा हो चुका है, और इतना बड़ा कि उसको पिक्चर में 70% का रोल दे दिया डायरेक्टर ने, क्योंकि वो उन्हीं का बेटा है ना। मतलब तारा सिंह जो है वो अपने परिवार के साथ अच्छे खासे खुशहाल तरीके से इंडिया में रह रहा है। 1971 की कहानी है। अमीषा पटेल उनकी वाइफ अभी भी हैं बढ़िया तरीके से। फर्स्ट पार्ट में जो उनका लड़का छोटा था जीते, अब वो बड़ा हो चुका है, और सेम कास्टिंग रखी गई है क्योंकि डायरेक्टर साहब का बेटा है। और इतनी ज्यादा सेम है कि इस पिक्चर में सनी पाजी का 30% रोल है और उसका 70% रोल रखा गया है, अगेन बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। ना मूवी कहानी वही है कि जो हमको ट्रेलर में दिखाई गई है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उनका लड़का जो है पाकिस्तान में जाता है, वहां जाके फंस जाता है। फिर तारा सिंह जो है उसको छुड़ाने जाता है और वहीं पे पूरे के पूरे कांड होते हैं। लेकिन जो मूवी का फर्स्ट हाफ है वो इस फंसने फंसाने वाले चक्कर के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है, और इसमें हमको बहुत सारी चीजें बता दी जाती है जिसमें तारा सिंह है ही नहीं। मतलब हाँ, शुरू के 10-15 मिनट में सनी पाजी को दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो करीब 1-1.25 घंटे की कहानी है उसमें वो पूरी तरह से एब्सेंट है, जो आपको ट्रेलर नहीं बताता। एंड देखो, मेरे को इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कई सारी मूवीज देखी है, कई सारी शोज देखे, कई सारे गेम्स खेले जिसमें 2 अलग अलग प्रोटैगनिस्ट होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डेविल मे क्राई 4 है, जिसका आपको फर्स्ट पार्ट एक प्रोटैगनिस्ट से खेलना पड़ता है। सेकंड हाफ में डांटे जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है वो वापस आ जाता है। तो दोनों अलग अलग हाफ में अलग अलग प्रोटैगनिस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो फर्स्ट हाफ का प्रोटैगनिस्ट हमको दिखाया जाता है, उत्कर्ष शर्मा, वो इतने ज्यादा लैकलस्टर हैं कि उनके परफॉर्मेंस को देखने में मजा ही नहीं आता है। जहां पर भी सनी पाजी आते हैं मूवी में, वो पूरी तरह से शाइन कर जाते हैं और उनके परफॉर्मेंस को पूरी तरह से ओवरशैडो कर देते हैं। लेकिन जहां पर भी उत्कर्ष शर्मा आते हैं, उनको देख के लगता है कि सनी पाजी को वापस लेके आओ। और ना ऑल टुगेदर अगर आप इस पूरे नैरेटिव को देख के समझने और सोचने की कोशिश करते हो ना, तो इट एक्चुअली डज नॉट मेक एनी सेंस। और इस चक्कर में जो मूवी है वो 2 अलग अलग हाफ्स की कहानी लगने लगती है, जिसमें से जो पहला हाफ है वो आपको एकदम फीका सा लगता है, जिसमें ऐसा लगता है कि कोई प्रोटैगनिस्ट है ही नहीं, मेन हीरो है ही नहीं। और जो सेकंड हाफ है जिसमें सनी पाजी की एंट्री होती है, वो आपको फिर भी थोड़ा सा ठीक लगता है। लेकिन फिर भी जब आप गदर को गदर वाली चीज समझ के देखने जाते हो ना, तो वो इस पिक्चर से पूरी तरह मिसिंग है, जस्ट बिकॉज आपको सनी पाजी देखने को मिलते ही नहीं है। I mean, अगर आप गदर याद करते हो तो आपको क्या याद आता है? वो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली स्टोरी, राइट? जिसमें एक ट्रक ड्राइवर होता है जो हैंडपंप उखाड़ के 50 लोगों को एक साथ मार देता है, और उसको एक डेलिकेट सी हसीना मिलती है जिसके लिए वो सरहद तक पार कर देता है। लेकिन यहाँ पर समहाउ पता नहीं कौन सा एलिमेंट दिखाने की कोशिश करी है, ये आखिरी मोमेंट तक क्लियर हो नहीं पाता है। बाप बेटे के रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन वो वाला नोट भी इतना ज्यादा रिलेटेबल फील होता नहीं है, क्योंकि सनी पाजी और उत्कर्ष शर्मा के बीच की केमिस्ट्री उतनी ज्यादा साउंड नोट को हिट नहीं कर पाती। और यहाँ पे प्रॉब्लम सनी पाजी के परफॉर्मेंस पे कहीं से कहीं तक नहीं है। उन्होंने जहां पर भी जिस भी सीन में अपने डायलॉग्स को डिलीवर करना है, वो 100% एफिशिएंसी से किया है, और उनके डायलॉग्स को सुनने में आज भी वही मजा आता है। प्रॉब्लम एक्चुअली दूसरी वाली पार्टी में, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मेजॉरिटी पिक्चर में आपको वही पार्टी देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अनिल शर्मा के डायरेक्शन पे अगर बात करी जाए तो मुझे इनका डायरेक्शन थोड़ा सा वियर्ड टाइप का लगा। अनिल शर्मा ने 2003 या 2004 के पिक्चर 2023 में बनाने की कोशिश करी है। मूवी में बहुत सारे कट टू ब्लैक्स है। आई मीन, बहुत सारे सीन्स को देखकर ऐसा लगता है कि उनको एक वजनदारी वाला डायलॉग देने के लिए पिक्चर में डाल दिया गया था, बाकी वो ओवरऑल नैरेटिव के लिए मेक सेंस नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सनी पाजी वाला सीन है जहां पर वो लाहौर की सड़कों पे निकले हुए हैं और वहां पर क्रश इंडिया मूवमेंट के ऐसे नारे वारे लग रहे हैं, और उनकी छाती पर कोई एक ऐसे चिपका के चले जाता है पोस्टर, तो वहां पर एक वो वजनदारी वाला डायलॉग देते हैं और फिर वो वहां से निकल जाता है और वो सीन कट टू ब्लैक हो जाता है। अब अगर आप देखने जाओगे तो इस सीन से मूवी की ओवरऑल स्टोरी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही तारा सिंह के कैरेक्टर पे पड़ता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि तारा सिंह का कैरेक्टर काफी ज्यादा पेट्रियोटिक है। और अगर सोचा जाए तो फिर इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन के लिए रखा गया है मूवी में, स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स बताने के लिए, ये बताने के लिए कि हम स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स लिख सकते हैं। एंड ऐसे कट टू ब्लैक्स वाले काफी सारे मूवमेंट्स है मूवी में। लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली मूवी का सेकंड हाफ जहां से थोड़ा एक्शन स्टार्ट होता है, वो फिर भी फर्स्ट हाफ के मुकाबले थोड़ा बेटर है, जस्ट बिकॉज उसमें सनी पाजी की एंट्री हो जाती है और उसमें हमको थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन देखने को मिलता है, जो आप गदर से एक्सपेक्ट भी करते हो, और उसको देख के आपको रियलाइज भी हो जाएगा कि तारा पाजी
तो सी ग्रेट हो। फिर इसके बाद मूवी में लगभग 6, अभी 5 ही कर सकता हूँ, लेकिन 6 गाने हैं पिक्चर में जो सुनने में अच्छे लगते हैं। पुराने गानों को थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक वाइब के साथ रिमिक्स किया गया है एंड दे काइंड ऑफ साउंड नाइस, क्योंकि हमको उदित नारायण, अलका याग्निक और वो पुरानी वाली वॉइसेस सुनने को मिलती है तो अच्छे लगते हैं सुनने में। लेकिन इसके अलावा नए गानों को भी ऐड किया गया है और वो बुरे नहीं। फिर जो चीज मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, तो गानों के साथ मूवी की कहानी भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ती जाती है, तो इस वजह से गानों को सुन के आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और वेस्टेज से मुझे याद आया कि अगर आपको कभी भी जिंदगी में यूजलेस वाली फीलिंग आए तो याद कर लेना कि गदर 2 में अमीषा पटेल भी थी। नहीं, लिटरली उनको पूरी पिक्चर में रखा गया है, पता नहीं क्यों। अगर आप ये भी बता देते ना कि वो पिक्चर में ऑफ हो चुकी हैं तो भी इट वुड नॉट हैव मेड एनी डिफरेंस। तो कुल मिला के गदर 2 मेरे लिए काफी मीडियोकर सी मूवी है, जो मुझे पता भी नहीं कि क्यों बना दी गई। एक्चुअली मुझे पता है कि क्यों बना दी गई, लेकिन वहां पे नहीं जाते हैं। ये उसकी कथा को तो कंटिन्यू करती है, लेकिन गदर की लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर पाती। और हाँ, खत्म करने से पहले मैं बस यही बोलूंगा कि अगर फिल्मी जगत में क्लिक बेट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, तो दिस मूवी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर आप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, अगर फ्लिकवर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज करना है तो कथाएं नहीं, लेगेसी को कंटिन्यू करो।